लेकिन ये तो बार बार अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें आती हैं और कुछ उसमें भ्रामिकता उत्पन्न होती है। पहले तो हम लेंगे कि देश विदेश के मामले क्या हैं। कनाडा को लेकर एक काफ़ी बात हो रही है। अरे फोन बंद करो किसका। उसमें दो तीन चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग समझें। ये कनाडा के साथ अचानक हमारी चीज़ शुरू नहीं हुई, ये बहुत पुरानी है, तकरीबन 30 साल पुरानी है। जब एयर इंडिया 127 के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था आयरलैंड की कोस्ट के नज़दीक, वो उड़ा था जहाज़ और 300 से ज़्यादा लोग, 329 थे, 300 से ज़्यादा लोग क्रू मेंबर्स को मिलाकर जो कि हताहत हुए। और उस टाइम से भारत ने चेष्टा की है कनाडा को बोलने की कि देखिए आपको इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और उसकी जिम्मेवारी बब्बर खालसा ग्रुप ने ली थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4-5 साल पहले एक आदमी को उसमें ब्लेम किया गया बब्बर खालसा के उसमें, जो कि यूएस और कनाडा की ड्यूल सिटीजन, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसी को लेकर भारत हमेशा से उनको कहता रहा कि खालिस्तानी लोग जो कि विघटनकारी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो वहाँ पर जाकर बसकर एक अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। भारत ने उनको कहा कि आप भारत के खिलाफ अपनी ज़मीन से कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बढ़कर आगे आई और उसके बाद उनके जिसको कहना चाहिए एक तरह से गैंग वॉरफेयर वहाँ पे चल रहा है उन्हीं के आपस के अंदर, खालिस्तानियों में। और यहाँ पर भी जैसे मूसेवाला का हुआ, मर्डर हुआ, वो लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप है, ऐसे इनके अंदर आपस के अंदर काफ़ी वो, क्योंकि सब के सब उसमें चाहते हैं कि उनको उसमें लीडरशिप का रोल मिले, वो ज़्यादा जाने जाएं। और भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भारत ने ये करवाया है जी। तो इसलिए भारत को उनको बोलना पड़ा कि या तो आप इसके बारे में सबूत दीजिए या इस चीज़ को वापस दीजिए। तो ना उन्होंने सबूत दिया, और जब उन्होंने कहा कि हम वीज़ा नहीं देंगे तो भारत ने उसी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की है। और अगर आपने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी का कल UNGA में भाषण सुना हो, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कि फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इन सब का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे दूसरे देश के खिलाफ विघटनकारी कार्रवाई। तो ये कनाडा के साथ एक बहुत क्लियर वो है। और इसके अंदर देखने में आता है कि कई बार इन चीज़ों का गलत दुरुपयोग कर कर जर्मनी वगैरह अलग अलग जगह पर, क्योंकि जर्मनी में बहुत हमारे पंजाब से लोग बाग जाते हैं और उससे उनका इस्तेमाल होता है जी USA के अंदर। और ज़्यादातर लोग इनमें से ऐसे हैं जो कि 84 में इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि उनको अगर वो अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगा, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक तौर पर हमको अलग थलग किया जा रहा है और इसलिए हमको शरण चाहिए। ब्लू स्टार ऑपरेशन को कनेक्ट करते हैं। वो अफेक्टेड थे कि नहीं थे, पर उनके लिए एक ज़रिया बन गया और वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया कि हम कहेंगे कि हाँ तुम्हारे खिलाफ राजनीतिक दबाव है ताकि तुमको यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल सके, तुमको शरणार्थी का स्टेटस मिल सके और तुम यहाँ पे नागरिकता ले लो। और सिर्फ एक शर्त पे कि जब हम कहेंगे कि फ़लाँ जगह पे इकट्ठा होना है, 26 जनवरी को वाशिंगटन के अंदर भारतीय दूतावास के आगे इकट्ठा होना है, 15 अगस्त को, तो आप सब आ जाओगे। सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो उसका कोई मतलब नहीं, वहाँ पे आके प्लेकार्ड लो, हल्ला मचाओ, अपने जाओ, हम आपको करने दें। तो इस तरह की कार्रवाई जो चल रही है वो भारत के खिलाफ एक
कई देशों के अंदर ये वो था और ज़रूरी था कि इसके ऊपर थोड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। सर इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है भारत के ऊपर? इसके बाद जी सर इंटरनेशनल लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? चलिए भाई साहब बता लो उसका। और अगर आपने पिछले 2-4 दिनों में देखा होगा, वहाँ पर बाकी भारतीयों की तरफ से, जिसमें सिख समुदाय भी शामिल है, जी उनकी तरफ से इस चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम इन खालिस्तानियों के साथ नहीं, हमको खालिस्तानी ना समझा जाए, सबको एक ही रंग के अंदर ना रंगा जाए, और ये दबाव बढ़ेगा और मुझे आशा है कि इसका कोई ना कोई फिर उसमें रिजल्ट होगा। जी सर, किस तरह का दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर भारत के ऊपर? G20 सम्मेलन के खत्म होने के तकरीबन हफ्ते भर बाद इस तरीके के रिटेलिएशन और वहाँ पर ये कार्रवाई शुरू हुई। G20 बहुत सफल सम्मेलन हुआ, पहली बार G20 के इतिहास में जो कम्युनिके बनाया गया, जो स्टेटमेंट बनाई गई, वो सर्वसम्मति से मान्य है। आज तक कभी G20 के अंदर ऐसा नहीं। भारत का कद बढ़ा है कि भारत अलग अलग स्थितियों के अंदर विश्व के अंदर काम कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के अंदर जो लोग अलग अलग हो गए थे, उनके अंदर से भी सहमति बनाकर ऐसा किया गया जिससे कि सबको वो स्टेटमेंट मान्य हो। G20 की दूसरी चीज़ ये रही कि G20 के इतिहास में जिस तरीके से इस सम्मेलन को एक बड़ा रूप दिया गया, पहले कहीं नहीं था। 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई, 60 के करीब शहरों में मीटिंग्स हुई, और हर तरीके से एंगेजमेंट जो है, चाहे वो यूथ का हो, चाहे महिलाओं के ग्रुप का हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, इन सबको मिलाते हुए अलग अलग थीम्स के ऊपर ये जो 200 मीटिंग्स हुई, उसका पूरे विश्व के अंदर फर्क पड़ा। और 3 बड़ी चीज़ जो इसमें निकल कर आई, एक तो था बायोफ्यूल अलायंस, जो कि विश्व के अंदर हमने बायोफ्यूल का अलायंस बनाया, जैसे हमने सौर ऊर्जा का बनाया, ताकि हम बायोफ्यूल्स को के ऊपर ज़्यादा शेयर करें एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी, और इसको बढ़ावा दें, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल, जो कि पेट्रोल और डीजल का है, क्रूड ऑयल का, पेट्रोल डीजल तो हम खुद बनाते हैं, क्रूड ऑयल का हमारा इंपोर्ट कम हो सके। दूसरा एक बड़ा वो ये रहा कि हमने जो एक भारत, खाड़ी और यूरोप का एक व्यापार के लिए एक रास्ता बनाने के लिए हमने जो तजवीज़ रखी है, वो लोगों ने मानी है, उसके ऊपर काम हो रहा है, और ये अपने आप के अंदर एक बहुत अलग तरीके का रास्ता होगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होंगे, यानी कि आप भारत से यूरोप तक और भारत से खाड़ी के अंदर जाने में आपके सामान को का निर्यात जो है, और इसी तरह से जो आप आयात अपने लिए करते हैं, उसके अंदर सुगमता है। सर इसमें मैं जानना चाहता हूँ सर, तीसरी चीज़ जो कि इसके अंदर एक और जो चीज़ अच्छी आई है, वो ये कि किस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग गुटों को अलग अलग तरीके से एक अपने बड़ी चीज़ थी, क्योंकि इसके अंदर शुरू में लग रहा था कि रूस अलग हो जाएगा, अमेरिका अलग हो जाएगा, यूरोप अलग जाएगा। इनके अंदर हमने एक समन्वय पैदा करने की कोशिश की, ये इनको उसका लाभ मिला पूरे दुनिया को। ये था कनाडा के बारे में सवाल, इसके बाद में सर कनाडा से सर कनाडा पे ही मेरे सवाल है सर। सर कनाडा से जब कनाडा ने आरोप लगाया हिंदुस्तान के ऊपर, और आज खालिस्तानियों को लेकर कई जगह छापेमारी हो रही है NIA के द्वारा, तो क्या है ये पहले नहीं हो सकता था कि जब कनाडा आरोप लगाएगा तो खालिस्तानी कनाडा के आरोप लगाने की बात हुई, अब आपको सुनने में ज़्यादा आ रहा है। सर मेरा छापामारी चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। सर मेरा जैसे JNK में चल रही है, वैसे छापामारी चल रही है, ठीक है, लेकिन अब उसको ज़्यादा उछाल मिल रहा है, क्योंकि हल्ला मच रहा है उसके ऊपर कि देखिए ये तो ये भी कर रहे हैं। सर इंटरनेशनल लेवल सर एक मिनट
सर इंटरनेशनल लेवल पर भारत पे क्या प्रेशर देख रहे हैं आप, और इकोनॉमिकल लेवल पर भी? इस समय भारत की स्थिति ये है कि भारत हर प्रेशर को सहन करने की ताकत है। ये विश्व ने इस G20 के बाद रियलाइज़ कर लिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि काफ़ी लोग चेष्टा करेंगे कि भारत के कद को घटाया जाए, और ये साठ-गांठ अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पे चले। सर कौन कौन से एक देश सवाल हैं? है बता सकते हैं क्या उसके बारे में? एक सवाल है सर, कनाडा का कहना है कि G20 सम्मेलन के दौरान निर्जर के मर्डर का मामला उठाया गया था उनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच बात। क्या ये सही है? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके बीच में क्या मामला उठाया था। आपस के अंदर अगर द्विपक्षीय बात हुई होगी, मुझे तो नहीं लगता कि कनाडा के साथ हमारी द्विपक्षीय बात हुई है। उनके अगर फॉरेन मिनिस्टर ने उठाया होगा तो उनको जवाब दिया गया होगा। हमें क्या मतलब है वहाँ पे जाने? सर यदि कनाडा के साथ रिश्ते नहीं सुधरते हैं तो किस तरह के हालात बनते हुए देख रहे हैं सर आप? नहीं, देखिए, दिक्कत तो कनाडा को हो रही है ना जी। दिक्कत हमारे लोगों को वो हो रही है जो कि कनाडा जाना चाहते हैं या वहाँ से आना चाहते हैं। तो अब ये प्रेशर बनेगा। ये देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो है उनका एक डिफ़िकल्ट डाइवोर्स चल रहा है, ठीक है? तो मेंटली फ़र्क पड़ता है। वो इस समय जो डिसीजंस ले रहे हैं सिर्फ ऐसे ले रहे हैं जिससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिले आने वाले इलेक्शन। सर G20 में आतंकवाद सर आने वाले इलेक्शन में क्या पॉलिटिकली असर पड़ेगा इंडिया में? आतंकवाद के खिलाफ विधिवत लड़ाई हो, ना कि निर्दोष लोगों को टारगेट किया। सर एक सवाल है इसमें सर, निर्दोष लोगों को कौन टारगेट? ये जो NIA की कार्रवाई हो रही है इसके उसमें तो कांग्रेस कहना चाहती है कि जिन आतंकियों का के ऊपर अन्याय की कार्रवाई है वो निर्दोष है। ये सवाल पूछते हैं। सर कनाडा का सर जैसा आपने पॉलिटिकली कहा, तो जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कितना पॉलिटिकली असर पड़ेगा? क्योंकि इसमें इंडिया के लोकसभा चुनाव पर लोकसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? लोकसभा के चुनाव के अंदर इस चीज़ का असर पड़ेगा कि आपका ज़मीन पे काम क्या है। कर्नल साहब नहीं, जिस तरह से सिख हैं और खालिस्तानी समाजवाद की मीडिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये पार्टी की पॉलिसी है? पार्टी ने बोला था पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा है, मैं कहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी विषय है। तो बोल रहा हूँ मैं, पहले ये विषय ऐसा है जो कि सब जगह मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको कनाडा को लेकर एक सवाल और है कि G20 सम्मेलन में ये बात उठी थी, सभी देश राजी भी हुए थे कि कोई भी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ना तो आतंकवाद के लिए करेगा ना ही आतंकवादी के लिए पुराना करेगा। एक संयुक्त राष्ट्र का लेकिन सर इसमें कनाडा भी शामिल था, तो आखिर कनाडा का ये दोहरा रवैया नहीं है कि यहाँ तो वो सहमति दे रहा है? है क्या? तभी तो तकनीकी झगड़ा चल रहा है ना। आपसे भी जुड़ा हुआ है, जो चर्चाओं में रहा है बीते 2 दिनों से, सोशल मीडिया हो या तमाम चैनल, उस मुद्दे को लेकर क्या कहना है सर उसके आपका? ऊपर भी आ रहा हूँ मैं। पहले एक बड़ा मुद्दा मैंने कहा इसको निकाल लेते हैं, आपकी बात करते हैं गाजियाबाद के ऊपर। गाजियाबाद के ऊपर देखिए, गाजियाबाद के अंदर